हेलो एट क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे घर्षण। घर्षण होता क्या है, क्यों ज़रूरी है ना, इसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या काम करता है, मतलब पूरा कंप्लीट हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पूरी प्रकृति में हम बात करते हैं ना, तो दो बल ऐसे होते हैं जो हमेशा हर वस्तुओं पर लगते हैं। एक तो होता है अपना घर्षण बल और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये दोनों बल पूरी प्रकृति में हर चीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, जैसे इस घर्षण की वजह से ही हम लिख पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना। सारे क्रियाएं जो हम करते हैं ना, ये इस घर्षण की वजह से ही संभव होता है। असल में घर्षण होता क्या है कि घर्षण असल में क्या होता है कि दो पृष्ठों की गति का विरोध करने वाला बल होता है ना। अगर हम खुलकर बात करें, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति कर रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो, ये एक सतह है, एक पृष्ठ है, दूसरा मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट ये है। तो ये चौक को मैं इस तरह से गति करा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रही है ना मेरी चौक। तो एक सतह तो हो गई ये मेरी मेज और एक हो गई चौक। तो चौक की गति कैसे हो रही है, इस तरफ। जब इस तरह से गति करा रहा हूँ ना मैं इसको, तो चौक की गति की दिशा है ये, है ना। तो घर्षण जो इस पे लगेगा ना, वो इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। घर्षण काम क्या करता है, गति का विरोध करता है। क्या करता है, गति का विरोध करता है। गति मतलब गति का विरोध करने वाला बल होता है एक तरह से ये। तो जैसे ये देखो, इसमें एग्जाम्पल में ही समझा रखा है कि घर्षण में क्रियाकलाप देकर के, जैसे वही वाली बात है जो मैंने मेज से चौक से करी है। फिर भी इसको देख लो एक बार। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए, आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है, थोड़ी दूर चलेगी फिर रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए, क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? वैसे असल में देखो, चीज़ें जो है ना इस तरीके से हैं कि प्रकृति में कोई चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो वो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। कोई गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है, समझे। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन ने इसी की खोज की थी। तो लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं ना रियलिटी में, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने गति दे दी, बल लगा दिया। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल पे हमने किक मारी, किक मारने के बाद में होगा क्या वास्तव में कि फुटबॉल कुछ दूरी तय करेगी और रुक जाएगी, है ना। जबकि होना क्या चाहिए कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है, उसको हमेशा गतिशील रहना चाहिए फिर। और कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको हमेशा ही रुकी हुई होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो गति करना लग जाती है ना। होता है ना ऐसा। तो असल में वहाँ पे होता क्या है कि जब घर्षण बल का जो मान है उससे ज़्यादा हमने बल लगा दिया तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। जैसे फुटबॉल कुछ दूरी तय करती है, फिर उसके बाद में रुकती है। क्यों? क्योंकि जिस सतह के ऊपर में फुटबॉल गति कर रही है ना, जिस ज़मीन के ऊपर में रगड़ती हुई जा रही है फुटबॉल, तो ज़मीन की सतह और फुटबॉल के बीच में जो इनकी दोनों की सतह जो संपर्क में आई है, तो इस समय इनके मध्य क्या है कि घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल क्या करता है, इसकी गति को अपोज यानी इसकी गति का विरोध करता है। तो कुछ दूरी पर जाने के बाद में इस घर्षण बल की वजह से क्या होता है कि वो बॉल स्टॉप हो जाती है, बॉल हमारी रुक जाती है। तो आप यहाँ से देखो, आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। जैसे बल मैं इधर लगा रहा हूँ, है ना, इस तरफ मेरा बल लग रहा है, तो घर्षण की दिशा हो जाएगी ये वाली, दाईं तरफ। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। दोनों स्थिति में घर्षण पुस्तक की गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। यानी घर्षण बल असल में करता क्या है कि दोनों की गति का विरोध करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? अब इन प्रश्नों के हम उत्तर जानेंगे आगे। तो एक बात तो ये है कि सब जगह एक जैसा घर्षण बल लगता है क्या? नहीं, एक जगह घर्षण सभी जगह सभी पृष्ठों पर या सभी सतहों पर एक जैसा घर्षण बल नहीं लगता। ये घर्षण बल का मान पृष्ठ के चिकनेपन पे निर्भर करता है। अब चिकनेपन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पृष्ठ, देखो पृष्ठ जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं चिकने और एक होते हैं खुरदरे। वास्तव में कोई भी पृष्ठ 100% चिकना नहीं होता,
है ना, एकदम स्मूथ नहीं होता। कितना भी हम चिकना बनाएं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में अनियमितताएं होती हैं जिनको इर्रेगुलरिटीज बोला जाता है। तो घर्षण बल लगते समय होता क्या है कि इन दोनों सतहों के बीच में अंतःबंधन होता है, यानी इंटरलॉकिंग होती है। इसी को हम घर्षण बल बोलते हैं। तो अब आगे है इसके अंदर घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कारक जो घर्षण बल को प्रभावित करते हों, तो देखो, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधो, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचो, आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक ले लो, यानी उसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है, जो मान आ रहा है, उसको ले लो। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगती है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटो और क्रियाकलाप को दोहराओ। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराओ। जब हम इस अलग अलग चीज़ों को बांध करके और इसकी रीडिंग लेते हैं ना, तो हर समय रीडिंग अलग अलग आएगी, तीनों बार रीडिंग अलग अलग आएगी। कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जाना, जब हम खुरदरी जैसे कि सबसे पहले तो हमने क्या किया था, डोरी से खींचा था इसको, है ना, फिर उसके बाद में पॉलीथीन के टुकड़े को लपेट करके खींचा है, और फिर उसके बाद में इसको किससे खींचा? हाँ, पॉलीथीन के टुकड़े से खींचा, और फिर जूट के टुकड़े से खींचा। तो तीन चीज़ें हो गई। तीनों में क्या होगा कि चिकनेपन, तीनों का चिकनापन अलग अलग होता है, यानी पृष्ठ की बनावट अलग अलग होती है। इसकी वजह से पाठ्यांक अलग अलग आएगा। इससे हमें ये पता चला कि घर्षण जो है पृष्ठ के चिकनेपन पे या खुरदरेपन पे निर्भर, यानी पृष्ठ की बनावट पे निर्भर करता है। और बनावट के आधार पर पृष्ठ जो है हमारे दो तरह के हैं, कुछ चिकने पृष्ठ होते हैं और कुछ खुरदरे पृष्ठ होते हैं। इसी वजह से चिकने पृष्ठ पर, जैसे कांच एकदम चिकना होता है, या हम बर्फ़ की बात करते हैं तो फिसलन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। उसका कारण क्या होता है कि पृष्ठ जितना चिकना होता जाएगा उसमें अनियमितताएं उतनी कम होती जाएगी। जब अनियमितताएं कम होगी तो घर्षण का मान कम हो जाएगा। अब घर्षण बल कम लगेगा तो फिर फिसलन बढ़ जाएगी, तो हम ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। फिर इसमें इन्होंने ये कमानीदार तुला समझाया है। तो कमानीदार तुला क्या होता है? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। ये देखो, इस तरीके से ये होता है। ये नीचे की तरफ किसी भी बल को, जैसे जिसका वजन अपने को ज्ञात करना हो, उसको लटका देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो इसमें रीडिंग आती है, इस रीडिंग से फिर हमें उसका पाठ्यांक पता चल जाता है कि उसका वजन या उसका भार, इसका बल का परिमाण कितना है उसके अंदर में। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। आनत समतल किस तरीके से होता है, ये देखो, सिक्सटी डिग्री का एंगल बनता है अनंत समतल के अंदर में, यानी एक पृष्ठ बनता है ये 90 डिग्री का ना, उसके ऊपर एक 60 डिग्री के एंगल के ऊपर में किसी दूसरी सतह को हम लटका दें तो ये अनंत समतल बनता है। फिर उसके ऊपर जैसे इस यहाँ से अलग अलग वस्तुओं को हम लुढ़काएं तो कौन सी वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है। अब ये किस पर निर्भर करेगा, ये जो पृष्ठ है ना कितना चिकना है कितना खुरदरा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि घर्षण जो है ना पृष्ठ के चिकनेपन एवं खुरदरेपन पर निर्भर करता है। कोई वस्तु अधिक दूरी तय करेगी, कोई वस्तु कम दूरी पर रुक जाएगी, क्योंकि जिनमें घर्षण बल का मान अधिक होगा वो कम दूरी पर रुक जाएगी, और जहाँ घर्षण बल का मान अधिक होगा वो तो जहाँ घर्षण बल का मान अधिक वो तो कम दूरी पर रुक जाएगी, लेकिन जहाँ घर्षण बल कम लगेगा वो अधिक दूरी तय करेगी रुकने से पहले। तो किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है, सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों हैं, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणामों पर चर्चा कीजिए, है ना। अलग अलग चीज़ों पर हमने इसको दोहरा रहे ना, देखो
पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि इस पृष्ठ पर अनियमितताएं कैसी है। जैसे मेज पर करोगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ अधिक दूरी तय करे, फिर इसी को किसी गत्ते कागज के गत्ते पर करो तो उसमें क्या होगी, अनियमितताएं ज़्यादा होगी, अनियमितताएं बढ़ जाएगी तो फिर वहाँ पे घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, घर्षण बल अधिक लगेगा तो गति कम हो जाएगी। क्योंकि असल में घर्षण बल होता ही यही है कि ये क्या करता है कि गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो क्या सेल द्वारा चली दूरी है तो हम देख लिया उसकी प्रकृति पर, यानी पृष्ठ की प्रकृति पर। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करती है। पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, पृष्ठ चिकना है या खुरदरा है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? बिल्कुल ये भी करता है। संपर्क घर्षण, तो असल में घर्षण क्या हुआ कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अब आ गया ना कारण, घर्षण का कारण क्या हुआ कि संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण। अगर ये दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं अधिक हैं तो घर्षण बल का मान भी अधिक होगा। दोनों पृष्ठों में आने वाली अनियमितताएं कम हैं तो घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं, जिसको हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन है ना, इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा। वही बात आ गई कि अगर किसी पृष्ठ में अनियमितताएं अधिक होगी तो घर्षण बल का मान अधिक होगा, अनियमितताएं कम होगी तो घर्षण बल का मान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोशिश करेंगे, कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें दूँ, अन्यथा हम इसके क्वेश्चन जो है ना कल करेंगे। ठीक है।